नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और 2024 सोने और चांदी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। हमने रिकॉर्ड हाइज यहां पर बनते हुए देखे। और जहां तक सोने की बात है, वेल यहां पे तो इंपोर्ट्स में भी ऑल टाइम हाइज नवंबर के महीने में है। और जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा आया है, अब तक इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 49% का गेन देखा है इंपोर्ट में पिछले साल के कंपैरिजन में। तो क्लियरली काफ़ी इंटरेस्टिंग ये साल रहा। किस तरह से ये नंबर्स देखे जाने चाहिए और 2025 के लिए अब ज्वेलरी मार्केट के लिहाज से और बुलियन के लिहाज से क्या सेंस है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इब्जा के प्रेसिडेंट और रिद्धि सिद्धि बुलियन के एमडी पृथ्वीराज कोठारी, साथ ही सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन भी होंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डायमंड्स की और कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर और एमडी घनश्याम ढोलकिया होंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं। कोठारी जी नमस्कार। और क्या ही ये साल रहा 2024 का। जिन लेवल्स की बात की वो तो हमने आते हुए देखे ही, लेकिन इंपोर्ट के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। मैं इंपोर्ट से पहले बात करना चाहूँगी क्योंकि ट्रेड डेफिसिट में जिस तरह के गैप हमने आता हुआ देखा है, जो कंसर्न्स यहाँ पर सब तरफ से आने लगी है कि सोना अब सबसे बड़ा यहाँ पर एक इंपोर्टिंग कमोडिटी बनता हुआ नजर आया। और क्या ये ड्यूटी कटौती की वजह से था, क्या ड्यूटी फिर से लगनी चाहिए? बहुत सारी बातचीत हमने दिसंबर के इस महीने में यहाँ पर इंपोर्ट्स को लेकर आती हुई देखी है। सबसे पहले आपकी क्या सेंस है नवंबर के इंपोर्ट्स को लेकर? ड्यूटी कटौती जो हमने आते हुए देखी है उसका कितना इम्पैक्ट है और कैसे देखते हैं आप इन आंकड़ों को? थैंक यू मनीषा जी। सबसे पहले तो देखिए जो फिगर आया है, जो आपने देखा कि 2000 आफ्टर द कट ऑफ कस्टम ड्यूटी के बाद में जो सडनली हाइक हुआ है इम्पोर्ट, नो डाउट है कि एक तो कस्टम ड्यूटी उसमें कम हो गई है। और पहले अगर आपने देखा हो तो काफी मार्केट में 18% डिफरेंस होने की वजह से मार्केट के अंदर काफी डिस्पैरिटी थी कंपेयर टू इंटरनेशनल प्राइस विद द डोमेस्टिक प्राइस। तो यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री एक बहुत बुरी दौर से गुजर रही थी। बैंक कॉस्टिंग अलग चल रही थी, मार्केट अलग चल रहा था, हर स्टेट के अलग अलग प्राइस चल रहे थे, ताकि इंडस्ट्री को बहुत सरवाइव करना पड़ रहा था। और खास करके ज्वेलर्स जो है उनको बहुत दिक्कत होती थी कि हर स्टेट के अलग प्राइस चलते थे। आफ्टर द कट ऑफ कस्टम ड्यूटी पूरा का पूरा सिस्टम में आ गया है, इंपोर्ट सिस्टम में हो गया है, सेल सिस्टम में हो गया। आपने देखा होगा कि इंपोर्ट बढ़ने के साथ साथ में सेल बढ़ गया है। आपने अगर हॉल मार्किंग एचओआईडी के जो फिगर देखे होंगे नंबर ऑफ पीसेस के, वो रिकॉर्ड हाई है। तो इस तरह से नो डाउट है इंपोर्ट बढ़ना है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि इस साल में सबसे ज्यादा नवंबर दिसंबर में शादियां बहुत सबसे ज्यादा थी, उसकी खरीदी थी। फिर इक्विटी मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट सब ऑल टाइम हाई। मार्केट में लिक्विडिटी काफी फ्री है। एसआईपी में काफी पैसे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ रुपीज आ रहे हैं। तो इस तरह का, और एसआईपी में आने के बाद में नो डाउट है पोर्टफोलियो के अंदर लोग अब धीरे धीरे गोल्ड को बढ़ा रहे हैं। तो अब 150 करोड़ की आबादी के अंदर गोल्ड, अगर आप पर हेड कंजम्पशन देखोगे तो लेस देन 1 ग्राम और लेस देन 2 ग्राम आ रहा है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि ये फिगर जो हुआ है, नो डाउट है कि गोल्ड जो सडनली हुआ है, वो अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर एवरेज प्राइस $2,000 के नीचे था, प्राइस $2,700 के, $2,600-$2,700 के आसपास में। तो 20-25% तो वो बढ़ोतरी प्राइस के अंदर हो गई। तो इतना डॉलर अपना ज्यादा ज्यादा जा रहा है। तो उस हिसाब से भी आपको फिगर जो डेफिसिट जो $70 बिलियन आ रहा है, वो इस हिसाब से आ रहा है कि प्राइस ही 25 से 30% प्राइस बढ़ गई है। अगर उस प्राइस को आप कट कर दोगे तो वही फिगर आ जाएगा। ने बहुत इत्मीनान से समझाया कि हमने गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता हुआ क्यों देखा है, लेकिन चिंता जो इकोनॉमिस्ट को है, थिंक टैंक्स को है, वो ये है कि एक बड़ा हिस्सा जो गोल्ड इंपोर्ट आया है वो ड्यूटी कट की वजह से आया है। और कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये बात करनी शुरू कर दी है कि आने वाले साल का जो बजट है वहाँ पे ड्यूटी फिर से लगाई जानी चाहिए, ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल में किया जाना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, इसके लिए रुपए में गिरावट देखने को मिली है। तो ये चेन रिएक्शन बना है। इन सब स्टेटमेंट्स को आप कैसे रिएक्ट करते हैं? ड्यूटी बढ़ाना मीनिंग नहीं है मैडम। कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से जरूरी नहीं कि शादी रुक जाएगी। हमको चाहिए कि जो हमारी जो पॉलिसी है, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, उसको कैसे लागू करें। हमारा जो स्पॉट गोल्ड है, जो हम स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक गोल्ड एक्सचेंज, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय जो हाउस होल्ड का गोल्ड हो कैसे मार्केट में आए।
बैंक के थ्रू, और कैसा वो वापस ज्वेलर्स के थ्रू वापस उसको ज्वेलरी के अंदर होता है। तो इस तरह की पूरी एक साइकिल होती है। वी हैव सिटिंग विद द ह्यूज इन्वेंट्री। आज हमारे पास ऑलमोस्ट, अगर आरबीआई डेटा 97 से अगर आप देखोगे तो अबाउट 20,000 टन होता है जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है। और अगर ऑल ओवरऑल देखेंगे तो 35 to 40,000 टन भी है। अब हमको चाहिए कि हाउस होल्ड के पास से कैसे सोना सिस्टम में लाया जाए, जो अनस्क्रैप है, जो अनयूज्ड है, जो लॉकरों में पड़ा है, या जो पहनते नहीं है, जो पहनने के काम में नहीं आता है, जो अपने पूर्वजों के टाइम से पड़े हुए हैं, दादा दादी के उस टाइम से, परदादा के, तो वो सिस्टम में कोठारी जी, कैसा है। आप ये कह रहे हैं कि ड्यूटी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग सिर्फ फिस्कल डेफिसिट देख रहे हैं, जो लोग सिर्फ यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट देख रहे हैं, वो एज सच गोल्ड इंडस्ट्री नहीं देख रहे हैं, वो ओवरऑल फिगर्स यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ड्यूटी बढ़ाने से यहाँ पर जो अनऑफिशियल चैनल है वो सब यहाँ पर वापस लौटता हुआ नजर आएगा। आप उनसे क्या कहेंगे? देखिए, ड्यूटी मैं अभी भी आपको कहता हूं, अगर ड्यूटी बढ़ते तो नहीं, ड्यूटी कम होनी चाहिए। 0% कस्टम्स ड्यूटी होनी चाहिए ताकि हम लोग 2 वे ट्रेड कर सके। आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कोई चीज को। ड्यूटी बढ़ाने से क्या होगा? 3% गोल्ड अगर आप एज्यूम करोगे 5% की, आज 8% कस्टम ड्यूटी की, 10% की, अगर इंटरनेशनल प्राइस 5% गिर गया तो आप क्या करोगे? प्राइस तो वही रहेगा। यहाँ सप्लाई डिमांड के ऊपर मैडम रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बाइंग करती है तो पब्लिक भी बाय करती है, क्योंकि सेंटीमेंट के ऊपर चलता है। गोल्ड प्राइस के ऊपर यहाँ पे कोई प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, ना कस्टम से लेना देना है। यहाँ पे लोगों का माइंड सेट है कि जो भी सेविंग्स होती है उसमें मुझे गोल्ड खरीदना है। वो आप प्रिसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको हटके सोचना पड़ेगा कि कैसे लोगों को पेपर गोल्ड के ऊपर लाया जाए। अब आपने देखा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या हुआ, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा। उससे भी तो उस टाइम पे भी तो 18% ड्यूटी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द लिक्विडिटी इन द मार्केट में उसको कैसे परसेप्शन चेंज करना पड़े। आज लोगों को सोने के प्रति इतना झुकाव हो गया कि जो भी सेविंग्स होती है, आपने देखा होगा कि सेविंग्स होती है तो उसके गोल्ड खरीद लेते हैं या इक्विटी में करते हैं। अब बैंक रेट से ज्यादा रिटर्न गोल्ड दे रहा है, बैंक रेट से ज्यादा इक्विटी दे रही है, तो लोग ऑलमोस्टली इसकी तरफ झुकाव रहेंगे। अगर ये नेगेटिव अगर रिटर्न होता तो उतना इंपोर्ट नहीं पड़ता था। वेल एब्सोल्युटली। शुभंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभंकर, आपका भी एक सेंस लेना चाहेंगे, जिस तरह से गोल्ड के प्रति यहाँ पर रश हमने आता हुआ देखा है, स्पेशली इस क्वार्टर में, आपकी क्या सेंस है? आप इसे कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या लगता है कि ये ट्रेंड अब जारी रहेगा आगे जाकर, जिस तरह से एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, एक इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट हमने सोने में आता हुआ देखा है? एक्सपोर्ट का फिगर्स तो अच्छा हुआ है। हम लोग तो बार बार बोलते जाते हैं कि गोल्ड इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। रिटेल फ्रंट में हम लोग जो देखें कि इस बार डायमंड के सेल जितना ना बढ़ा, उस हिसाब से गोल्ड का सेल वैल्यू टर्म्स में तो बढ़ा ही है, वॉल्यूम टर्म्स में उतना नहीं बढ़ा जितना आप यहाँ पे इंपोर्ट फिगर्स में जो ग्रोथ दिख रहे हो। ऐसा नहीं कि रिटेल एंड में उस हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट ओनली द ज्वेलरी रिटेल सेल्स दैट इज गेटिंग इम्पैक्टेड। ये जो इन्वेस्टर माइंडसेट है, बहुत सारे इन्वेस्टर कम्युनिटी वो गोल्ड के ऊपर उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, ईटीएफ्स हो सकते हैं। तो ये एक नवंबर इज जस्ट लाइक अ, आई वुड से, ब्लिप इन द होल सिस्टम, क्योंकि लास्ट ईयर धनतेरस था नवंबर में, तो लोगों का अक्टूबर तक जितना इंपोर्ट करना था कर लिया था, नवंबर में सेल में फोकस था। इस बार हो गया क्या कि अक्टूबर में धनतेरस खत्म हो गया, तो लोगों को फिर उसके बाद, धनतेरस के बाद गोल्ड का प्राइस फॉल हो गया, तो वेडिंग सीजन चालू था, लोग नवंबर में इंपोर्ट कर लिया। तो इट इज ऑल अबाउट प्राइस, इट इज ऑल अबाउट प्राइस की अभी प्राइस अक्टूबर ऑल टाइम हाई से जब नीचे नवंबर में आ गया, तो लोग ज्यादा सोच लिए कि चलो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इसको खरीद लेते हैं। और हम लोग जो देखे कि जुलाई में जब ड्यूटी कट हुआ, अगस्त में अच्छा सेल हुआ था, बट इसका मतलब ये नहीं कि सितंबर में भी उसी हिसाब से वॉल्यूम का डिमांड था, या अक्टूबर में भी धनतेरस में 1,000 करोड़ वैल्यू में हम लोग सेल कर दिए। बट ऐसा नहीं कि वॉल्यूम में हम लोग अक्टूबर टू अक्टूबर उतना ही जंप ले पाए, वैल्यू में तो प्राइस ही 25-30% बढ़ गया। तो ऐसे करके हम लोग को और डीप डाउन देखना है। एक मंथ का फिगर्स देख के लोगों को सोचना नहीं चाहिए कि ये एक डेफिसिट अकाउंट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। हम लोग को एक लॉन्ग टर्म 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 12 महीना देख के फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। वेल, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन रिएक्शन इस वजह से है क्योंकि ना सिर्फ इंडियन थिंक टैंक्स और अकेडमिशियंस ने इसके बारे में बात की है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेस ने भी काफ़ी स्ट्रांगली इसके बारे में बात की है कि ड्यूटी कम होने के बाद इंडिया में जिस तरह का बड़ा इंपोर्ट ड्यूटी, यहाँ पर इंपोर्ट्स नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं,
क्या उसके ऊपर सरकार आगे जाके नजर रखेगी, क्या हमें दिसंबर अभी वॉच करना चाहिए? वो ऑफ कोर्स एक और महीना है, इस महीने के एंड तक देखेंगे किस तरह के नंबर्स आते हैं और फिर से क्या रिएक्शंस निकल के आते हैं। लेकिन ये तो बात हुई 2024 की, 2025 की अब आपके दोनों से बात करना चाहेंगे। शुभंकर, क्या लगता है जिस तरह से आईपीओस, ट्रांसपेरेंसी और जैसे कोठारी जी भी कह रहे थे हॉलमार्किंग आ गया, ज्यादा नए आईपीओस आ रहे हैं, आपको लगता है 2025 2024 के ऊपर बिल्डअप करेगा? 2025 में अगर देखा जाए एज एन इंडस्ट्री, हम लोग का तो यही सोच रहेगा कि ग्रोथ आए। वो 15% ग्रोथ आए, 10%, 12%, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सेक्टर में आप हो। सो एज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग का सोच यही रहेगा कि हम लोग 18-20% ग्रोथ आए। तो हम लोग जो ग्रोथ का बात करते हैं, इसमें बहुत प्रैक्टिकली हम लोग को देखना पड़ेगा कि वैल्यू में ग्रोथ हो रहा है कि वॉल्यूम में, राइट? क्योंकि कस्टमर का बजट जिस हिसाब से वैल्यू बढ़ जाता है, वॉल्यूम वाइज उतना बजट नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए अच्छा। एक या तो 8-10% वॉल्यूम ग्रोथ आए, 8-10% वैल्यू ग्रोथ आए, विच इज अ वेरी सस्टेनेबल ग्रोथ लेवल। तो अभी क्यों प्राइस बढ़ेगा या क्यों एक गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये हम लोग को अगर सोचे तो 2025 में हम लोग का यूएस प्रेसिडेंट नया आने वाले हैं। उनका सोच क्या रहेगा, उनका टैरिफ वॉर्स, उनका नया पॉलिसी, वो चाइना के साथ क्या थॉट्स लेंगे, वो इंडिया के क्या साथ क्या थॉट्स लेंगे, तो ये सारा चीज मिलके एक अनसर्टनिटी रहेगा। ये जो वॉर है, इजराइल वॉर, रशिया वॉर, वी आर ऑल होपफुल दैट वो वॉर खत्म हो जाए। तो खत्म हो गया तो गोल्ड का प्राइस नीचे आने का चांस है, मगर टैरिफ वॉर चालू हो गया तो गोल्ड का प्राइस फिर बढ़ जाने का चांस है। ऐसे करके जी। वेरी एक्सपेक्टेड अगर 2025 का आप देखें तो आई थिंक ऊपर के तरफ 10-15% और नीचे की तरफ 10-15%, ये 20-25% का वॉलेटिलिटी रहेगा। ये मेरे हिसाब से ये सोच है। अभी कोठारी जी का क्या सोच है, वो कोठारी जी। कोठारी जी, किस तरह के टारगेट्स, क्या रेंज है 2025 के हिसाब से आपके लिए? जब नो डाउट है, आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से क्रिप्टो बढ़ रहा है, यील्ड बढ़ रहा है, तो नो डाउट है इट्स नेगेटिव ऑन बोथ साइड एंड कमोडिटी एंड इक्विटीज। और उसके सामने आपने देखा होगा कि क्रिप्टो है, दूसरी एसेट क्लास है, टेस्ला है, उस और एसएनपी है, मतलब उनकी इक्विटी ऑल टाइम हाई के ऊपर रन कर रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इनिशियली थोड़ा प्रेशर रहेगा गोल्ड प्राइस के ऊपर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 5 से 10% प्राइस मैं नीचे की तरफ देख सकता हूँ कि नो डाउट टैरिफ भी लाएंगे, अदर रिस्ट्रिक्शन भी लाएंगे। बट साइमल्टेनियसली जो ब्रिक्स का इश्यू चल रहा है उसके ऊपर भी उनका बहुत नेगेटिव थॉट था कि हम उनको सब डिपार्ट कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सेंटीमेंट मुझे लगता है कि जब तक वो आएंगे। और आपने देखा होगा इसके पिछले 4 साल पहले भी जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तो उसमें भी कमोडिटीज में उतना उछाल नहीं आया था। एक 3 साल तक तो एकदम स्टेबल प्राइस थी जो नेगेटिव रिटर्न दिया था, और जी। फोर्थ ईयर जब खत्म होने में आया तो उसमें पॉजिटिव रिटर्न दिया था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा कमोडिटी साइड में और इक्विटी साइड में। और यील्ड बढ़ रहा है, वो सबसे खतरनाक है कि यील्ड बढ़ रहा है। इट मीन कि डॉलर कट होने का जो बात बता रहे थे कि जो 2025 के अंदर हम लोग डॉलर कट का भी जो है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे, वो मुझे लगता है कहीं हद तक उसको स्टॉप कर देंगे। तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट कमोडिटीज में आएगा। बट जियोपॉलिटिकल टेंशन उसके साथ में है, फिर उसके बाद में नेशनल डेट है, पॉलिसी चेंजेस है, ये सब इफेक्ट गोल्ड प्राइस पे करेंगे। तो जी। इनिशियली थोड़ा डाउन रहेगा, उसके बाद में गोल्ड के अंदर मुझे लगता है फिर से वो उछाल आ जाएगा। ऑलराइट, तो इनिशियल तेजी यहाँ पर अनसर्टन है। ट्रंप आकर यहाँ पर किस तरह के चेंजेस करते हैं वो काफ़ी मार्केट्स को वॉलेटाइल रखेगा, लेकिन सेकंड हाफ में यहाँ पर कुछ बढ़त की उम्मीद सोने में की जा सकती है। एक 10% का डाउनसाइड हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स बता रहे हैं सोने के लिहाज से। बहुत शुक्रिया कोठारी जी, शुभंकर आपका भी साथ जुड़ने के लिए और सोने के ऊपर बात करने के लिए, प्राइसेस, टैक्सेस और जिस तरह का ट्रेड डेफिसिट में हल्ला मचाया है उस पर भी अपना रिएक्शन देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ये तो बात हुई सोने की, लेकिन जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर डायमंड्स की। नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात अब यहाँ पर डायमंड्स की करेंगे। हमारे साथ कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया हैं। घनश्याम जी नमस्कार। और ये साल तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस साल में कितने फ्रेंचाइजीज और कितने स्टोर्स आपने ओपन करे? नमस्ते मनीषा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। आप सभी चीज का ख्याल रखते हो पूरे इंडिया में क्या हो रहा है और कंज्यूमर के पास वो मैसेज पहुंचाते हैं। मैंने इंडिया में लास्ट ईयर 53 सिटी में विजिट किया और 45 शोरूम खुला, 8 शोरूम कम खुला। ओके। तो और 2000
और 2025 के लिए क्या प्लान्स हैं? श्योर, अभी एक्सपीरियंस हुआ तो उससे ज्यादा ही खोलेंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हुआ उसको काम में लगेंगे। और कृष्णा ब्रांड को आज पूरे इंडिया जान रहे, उसके लिए भी स्कोप है। और मैं आगे भी बोला था कि इंडिया में अभी किसी को कुछ करने का है ना, तो इंडिया जैसा कोई देश नहीं है और इंडिया जैसा किधर स्कोप नहीं है। इंडिया जैसा देश नहीं है और इंडिया जैसा किधर भी स्कोप नहीं है। तो किसी को कुछ करने का है कोई भी लाइन में। हमारा तो भगवान की कृपा से नेचुरल डायमंड का बहुत बढ़िया धंधा है कि बेचो तो भी प्राइस बढ़े और पढ़ा रहा तो भी प्राइस बढ़े। तो मैं आपसे वही एक्चुअली जानना चाहती थी कि मान लीजिए अगर किसी ने आज से 10 साल पहले कोई डायमंड खरीदा हो, तो जिस तरह के प्राइसेस हमने इस साल में यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, किस तरह का प्रॉफिट या किस तरह से उनकी वेल्थ में इजाफा होता हुआ दिखा होगा? मैं एक एग्जांपल बताऊं ना, हमारा कृष्णा का एग्जांपल बताओ। 10 साल पहले किसी ने समझो डायमंड ज्वेलरी खरीदा है 44,000 में, और आज की तारीख में वापस देने के लिए जाए तो कृष्णा की पॉलिसी है 10% बायबैक। तो आज उसको वही प्रोडक्ट का 57,000 आ रहा है। कोई प्रोडक्ट समझो उसने आज के 10 साल पहले 1.5 लाख में खरीदा था और आज उसकी प्राइस काट के भी उसको 90 आ रहा है। उसका मतलब यह है कि हमारी पॉलिसी कृष्णा की 10% बायबैक जो लिया उसमें 10% आज की प्राइस से काट, तो इंडियन कंज्यूमर जो डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं उसको फायदा हो रहा है, पहने और फायदा हो रहा है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है और डायमंड का प्राइस वो उसके लिए बढ़ रहा है कि डायमंड जो है पूरा इंपोर्ट होता है और हर साल हमारा रुपीज जो 4 से 5% वीक होता है। प्राइस नहीं बढ़ा फिर भी आपको 4% तो फायदा हो गया, वही का वही प्राइस रहा। तो भी किसी ने 100 लीटर खरीदा, मेरे पास हिस्ट्री है, हमारे पास तो 25 साल की हिस्ट्री। एग्जांपल में बताऊं तो 25 साल पहले किसी ने 100 लीटर खरीदा हुआ था, वीवीएस का प्राइस था 1,55,000 रुपीज और आज उसका 3,80,000 आ रहा है। 99 में खरीदा हीरा की प्राइस आज जो है जीएच कलर वीवीएस की प्राइस 3,80,000 है, जो 25 साल पहले खरीदा था 1,55,000 में। तो डायमंड का प्राइस लॉन्ग वे पे बढ़ रहा है, डायमंड ज्वेलरी का भी प्राइस बढ़ रहा है, उसके लिए कंज्यूमर खरीदते हैं और डे बाय डे ज्यादा ही खरीदेंगे क्योंकि उसके पास ऑलरेडी गोल्ड है। तो गोल्ड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? डायमंड। और दूसरा डायमंड में अभी ट्रांसपेरेंसी होगी, जो जो ब्रांड ट्रांसपेरेंट के साथ धंधा करेंगे उसका धंधा बढ़ने वाला है। और वो एग्जाम्पल्स हम दिखा भी रहे हैं कि कितना महंगा हुआ है हीरा। अगर आपने इसको 10 साल पहले लिया था तो कितना कैरेटेज में क्या प्राइस था और इस वक्त क्या प्राइस है, तो क्लियरली वहां पर एक प्रॉफिट तो बनता हुआ नजर आया ही है। घनश्याम भाई, इस साल में अगर देखें तो हमने डायमंड के प्राइसेस को गिरते हुए देखा पिछले साल में, इस साल थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी देखने को मिली है। अब अगर अगले साल की बात की जाए तो एक तो आपके क्या प्लान्स हैं और दूसरा आप डायमंड के प्राइसेस को कैसा देखते हैं, किस तरह का पेनिट्रेशन हम इंडियन मार्केट्स में देख पाएंगे, क्योंकि अभी भी 11% लोगों के पास ही डायमंड ज्वेलरी है भारतीय बाजारों में। क्या ये नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा? नहीं, जो आपकी बात सही है कि 11% के पास है तो 89% लोग वाले खरीदने वाले हैं और हमारा भी बड़ा प्लान है, क्योंकि इंडिया में बहुत स्कोप है और कृष्णा का स्लोगन है हर घर कृष्णा, हर घर पे पहुंचने का है। तो बहुत जल्दी वो प्लान है। तो नो डाउट 45 खुला हुआ है, ये साल में तो उससे ज्यादा ही खोलेंगे। कृष्णा की बात करें, ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री की बात करें तो मैंने जैसे बोला 45 सिटी में विजिट किया। ओराई, आपने नाम भी पहली बार सुना होगा, ओराई से कृष्णा की फ्रेंचाइज ले रहे, कानपुर से करीबन 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आसाम में बोगाई गांव का नाम सुना होगा, आसाम में बोगाई गांव है, वहां से फ्रेंचाइज लेने के लिए लोग आ रहे। अच्छा, अभी आंध्रा में श्रीकाकुलम, वहां पे कृष्णा का शोरूम लास्ट वीक में खुला, गया में खुला, सासाराम में खुला। तो पूरे इंडिया में स्कोप है। मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नहीं, सभी जगह पे स्कोप है। जो आप घनश्याम भाई, अगर कैरेटेज की बात की जाए तो क्या कैरेटेज लोग खरीद रहे हैं एज ऑफ नाउ? किस तरह का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आता हुआ देखा है डायमंड ज्वेलरी में? डायमंड में कैरेटेज भाई बोले मतलब क्वालिटी वाइज देखे तो वीवीएस क्वालिटी खरीदते हैं, वीवीएस क्वालिटी खरीदते हैं, पर सर्टिफिकेट है तो कंज्यूमर को कोई चीज का कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, बायबैक सिस्टम है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है कि कभी भी लिया कभी भी वापस दे सकते हैं। और एक्सचेंज पॉलिसी जो कंपनी की ट्रांसपेरेंसी है, कृष्णा में 95% एक्सचेंज है, 4-6 महीना 1 साल पहना वापस दिया, नया लिया, क्योंकि अभी तो लोग ड्रेस के हिसाब से ज्वेलरी पहनते हैं। तो उसके लिए इंडिया में बहुत स्कोप है। 2025 में भी इंडिया का जो कंजप्शन है वो बढ़ने वाला है।
ऑलराइट, तो 2024 में हमने 45 किस्ना स्टोर्स खुलते हुए देखे हैं। 2025 में ये नंबर बेहतर करने की एक्सपेक्टेशन है और जैसे कहा गया कि एक चाहे वो एक्सचेंज है, सर्टिफिकेशन है, बायबैक है, काफी सारे सपोर्टिव यहाँ पर फैक्टर्स हैं जिनका फायदा आप 2025 में भी जाते हुए उठा सकते हैं। घनश्याम भाई एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सारी चीजें हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। थैंक यू।